अरे भाई, ये ठंड तो मानो कोई राक्षस हो, जो हमारी जान लेने पर तुला हुआ है। भाई, मुझे तो लगता है कि किसी तांत्रिक ने हमारे गांव में कोई जादू टोना कर दिया है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दिसंबर का महीना चल रहा था। वो रात शिवपुर गांव के इतिहास की सबसे ठंडी रात थी। बर्फीली हवाएं ऐसी चल रही थीं मानो खाल चीर देंगी। लोगों के खेत बर्फ से पूरी तरह ढक चुके थे। अरे भाई, लगता है ये ठंड जान लेकर ही मानेगी। हाँ गल्लू भाई, इस ठंड और कोहरे ने ना केवल हमारे ऊपर असर किया है, बल्कि पशु पक्षियों पर भी उतना ही असर किया। 1 महीने से मैं काम पर नहीं जा पा रहा हूँ। भाई, मुझे तो लगता है कि किसी तांत्रिक ने हमारे गांव में कोई जादू टोना कर दिया है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी कड़ाकेदार ठंड कभी नहीं देखी। चारों ओर सन्नाटा था, सिवाय मोहन की जर्जर झोपड़ी के, जहां गरीबी और भूख का तांडव मच रहा था। छत की दरारों से बर्फीला पानी टपक टपक कर फर्श को कीचड़ बना रहा था। इस झोपड़ी में मोहन, उसकी पत्नी सीमा, 8 साल का बेटा गोलू और उसके बूढ़े पिताजी रहते थे। झोपड़ी के कोने में कांपते हुए बूढ़े शंकर लाल ने धीमी आवाज में कहा, बहू, ओ बहू, थोड़ा सा गर्म पानी ही दे दे। कल दोपहर से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। ये जानलेवा ठंड तो मेरी बूढ़ी हड्डियों को गला रही है। सीमा, जो खुद ठंड से नीली पड़ चुकी थी, एक फटे पुराने कंबल में अपने 8 साल के बेटे गोलू को छाती से चिपकाए बैठी थी, चिल्लाई, कहाँ से लाऊं गर्म पानी बाबूजी? जलाने के लिए एक सूखी लकड़ी तक नहीं बची है। आपके इस नालायक बेटे ने हमारी जिंदगी शमशान बना दी है। न जाने कौन से पाप किए थे मैंने जो इस निकम्मे के पल्ले पड़ी। मोहन चुपचाप दीवार से टिका सब सुन रहा था। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू बहने लगते हैं। देखो इसे, मूर्ति बना खड़ा है। बाहर देखो, प्रलय आया है और घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है। घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं है। गोलू भूख से बेहाल है, पर इसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। सीमा, क्या करूं? फसल बर्फ में दब गई, मजदूरी मिल नहीं पा रही। मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। कोशिश? तुम्हारी कोशिशों से पेट नहीं भरता मोहन। अगर तुम मुझे कमाकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते, तो फिर मुझसे शादी ही क्यों किया? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गई। सीमा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी रुलाई ठंडी हवाओं के शोर में मिल गई। उसको रोता देखकर मोहन का दिल पसीज जाता है। अरे तू रो मत सीमा, मैं अभी हरिया की दुकान पर जाकर उधार ही सही पर कुछ राशन लेकर आता हूँ। अरे पर अभी तक तुमने उसका पुराना उधार ही नहीं चुकाया। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें दोबारा उधार देगा। मैं उसके पैरों पर गिर जाऊंगा, उससे दया की भीख मांगूंगा, लेकिन किसी भी तरह आप सबके लिए खाने की व्यवस्था करूंगा। अपने पिताजी को ठंड में तड़पता देख और पत्नी को विलाप करता देख मोहन ने एक कड़ा फैसला लेता है। उसने अपना फटा पुराना कंबल ओढ़ा और घुटनों तक जमी बर्फ में चलते हुए अपने गांव की किराने की दुकान पर जा पहुंचा। हरिया की दुकान के सामने लोग आग जलाकर अपने आप को इस ठंड के प्रकोप से बचा रहे थे। मोहन भी अलाव के पास खड़ा होकर हाथ सेकने लगता है। अरे भाई, ये ठंड तो मानो कोई राक्षस हो, जो हमारी जान लेने पर तुला हुआ है। कह तो तू सही रहा है भाई। कल से मेरी गाय बीमार पड़ी है, ना तो चारा खाती है और ना ही ठीक से पानी पी रही है। भाई, मेरी समस्या भी तुम लोगों की तरह ही है। कल से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। इस भयंकर ठंड में समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। हरिया भाई,
मुझे थोड़ा सा राशन दे दो। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। पहले पैसे लाओ। तुमने अभी तक मेरे पिछले उधार के पैसे ही नहीं दिए। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है जब मुंह उठा के चले आते हो। हरिया भाई, मैं कुछ दिन में मजदूरी करके तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। अभी मेरे घर की हालत बहुत खराब चल रही है। हमने कल से कुछ भी नहीं खाया है। इस जानलेवा ठंड और कोहरे ने मेरी सारी फसल खराब कर दी है। ऊपर से मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। अब मैंने उधार देना बंद कर दिया है। अगर तुझे राशन चाहिए तो पहले पैसे लेकर आ। मोहन वहां से निराश होकर लौट आता है। एक काम करता हूँ, जमींदार के पास जाकर मदद मांगता हूँ। शायद कुछ मदद मिल जाए। जब वो जमींदार के आलीशान हवेली पर पहुंचा, जहां अलाव की गर्मी और पकवानों की खुशबू फैली थी, तो जमींदार ने उसे देखते ही मुंह सिकोड़ लिया। अरे मोहन, इस जानलेवा ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी हवेली की फर्श गंदी हो रही है। जमींदार जी, बड़ी मुसीबत में हूँ। घर में पिताजी बीमार है, बच्चा भूखा है और ऊपर से पत्नी ने दम बिगाड़ कर रखा है। अगर आप मुझे कुछ पैसे कर्ज में दे दो तो हम इस जाड़े में मरने से बच जाएंगे। कर्ज? तुम आज तक मेरा पिछला कर्ज नहीं चुका पाए। मैं कोई धर्मशाला नहीं चला रहा। कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? हर बार मदद के लिए चले आते हो। जाओ यहां से। मुझे अपने परिवार की फिक्र है, तुम्हारी नहीं। मोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इसका मतलब आप मेरी मदद नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, और आइंदा मेरे घर के चक्कर मत काटना। भूख और ठंड के मारे मोहन का सिर चकराने लगा। वो भारी मन से वापस उस बर्फीले रास्ते पर चल देता है। घर पहुंचते ही मोहन ने जैसे ही कदम रखा, सीमा फिर से बरस पड़ी। आ गए खाली हाथ? क्या सोच रहे थे कि वो हरिया तुम्हें चांदी के सिक्के देगा? सीमा, मैंने हरिया से बहुत विनती की, लेकिन उसको मुझ पर दया नहीं आई। और मैं जमींदार के पास भी कर्ज लेने गया था, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। अब तो ठंड और भूख के मारे चक्कर आने लग गए हैं। अगर घर में कुछ खाने को हो तो दे दो। घर में पानी नहीं है और तुम्हें अपनी भूख की पड़ी है। जाइए, कुछ खाने को लाइए, वरना हम आज ही दम तोड़ देंगे। मोहन का सब्र टूट जाता है। चुप हो जा सीमा। भाग फूट गया मेरा, जो तुझ जैसी औरत मेरे घर आई। तेरे कदम पड़ते ही इस घर में दरिद्रता छा गई है। दोनों के बीच भयंकर झगड़ा होने लगा। सीमा की चीखें और मोहन का गुस्सा उस तूफानी रात को और डरावना बना रहा था। सीमा जोर जोर से रोने लगती है। वो इतने जोर जोर से रो रही थी कि बाहर गश्त लगा रहे मंत्री और सैनिक उसकी चीखें सुन लेते हैं। सुनो, इस झोपड़ी के अंदर कोई महिला बहुत जोर से रो रही है। हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। हाँ मंत्री जी, मैंने भी अभी किसी महिला के चीखने की आवाज सुनी है। सैनिकों ने धक्का देकर दरवाजा खोला। सीमा को रोते देख मंत्री कड़क कर बोले, क्या बात है? इस स्त्री को किसने रुलाया? क्या तुमने इसे पीटा है? मोहन डर जाता है और कुछ नहीं बोलता। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या इस महिला को तुमने रुलाया है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये हमारी घरेलू समस्या है और बिना पूछे तुम लोग अंदर कैसे आ गए? अब ये केवल घरेलू समस्या नहीं रही। जानते हो,
हमारे राज्य में महिलाओं के साथ मारपीट करना कितना बड़ा अपराध है। मोहन ये सुनकर चौंक जाता है। वो डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। सीमा भी घबरा जाती है। सैनिकों, इसको अभी के अभी बंदी बनाकर महाराज के सामने पेश कीजिए। जो हुक्म मंत्री जी। अरे नहीं, मेरा पति निर्दोष है, उसे छोड़ दो। मेरा बेटा बेकसूर है, उसे मत ले जाओ। सैनिक और मंत्री उनकी एक नहीं सुनते हैं। मोहन ने डर और शर्म के मारे सर झुका लिया। सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उस बर्फीली रात में घसीटते हुए राजमहल ले गए। अगली सुबह महाराज वर्धमान के सामने मोहन को पेश किया गया। मोहन, हमें खबर मिली है कि तुम इस भीषण ठंड में अपनी पत्नी पर अत्याचार कर रहे थे। क्या तुम्हें दंड का भय नहीं लगता है? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। हम तुम्हें कतई माफ नहीं कर सकते। न्याय मंत्री, इस अपराधी को उचित दंड दीजिए। न्याय मंत्री सुमित ने गौर से मोहन की हालत देखी। फटे कपड़े, सुन्न पड़े हाथ और चेहरे पर बेबसी। मोहन, सच सच बताओ, तुम अपनी पत्नी से झगड़ क्यों रहे थे? महाराज, मैं अपराधी नहीं हूँ। भूख और कड़ाके की ठंड ने मेरा दिमाग सुन्न कर दिया है। जब घर में बच्चा रोटी के लिए तड़पता है और पिता दवा के लिए, तो प्यार की जगह कलेश ले लेता है। इस जानलेवा ठंड से मेरी सारी फसल खराब हो गई है। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया। बस इसी वजह से मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा कर रही थी। न्याय मंत्री कुछ देर तक विचार करते हैं। मंत्री सुमित मुस्कुराए और महाराज से बोले, महाराज, इस व्यक्ति का अपराध इसकी गरीबी है। इसे छोड़ दिया जाए और शाही खजाने से मदद दी जाए। पहले तो महाराज न्याय मंत्री की बात सुनकर थोड़ा चौंक उठते हैं, लेकिन फिर उन्होंने न्याय मंत्री की बात मान ली। कोष मंत्री मोहन को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया जाए। और मोहन, यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बेझिझक कह सकते हो। महाराज, इन स्वर्ण मुद्राओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो सिक्के लेकर घर लौट पड़ा। न्याय मंत्री, आपने ये क्या किया? जिसको दंड देना चाहिए था उसको धन क्यों दिलवाए? महाराज, वो बेकसूर है। जब इस भीषण ठंड में घर में खाने को 2 वक्त की रोटी न हो तो ऐसे में कलेश तो होगा ही। न्याय मंत्री, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? महाराज, आप एक काम करिए, कुछ दिन बाद फिर से उसको राज दरबार में बुलाना, तब आपको इसका उत्तर अवश्य ही मिल जाएगा। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब जल्दी से हरिया की दुकान पर जाकर घर के लिए राशन ले लेता हूँ। सीमा ये देखकर बहुत खुश होगी। घर पर सीमा, गोलू और उसके पिताजी उसकी राह देख रहे थे। घर पहुंचकर मोहन ने सारी कहानी सीमा को बताई। अरे वाह जी, आपने तो कमाल कर दिया। लगता है कि भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ सीमा, मुझे तो लग रहा था कि हम इस ठंड और भूख से मर ही जाएंगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से सैनिक आपको बेइज्जत करके ले गए। कोई बात नहीं सीमा, कम से कम इसी बहाने हमें मदद तो मिल गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 1 महीने बाद महाराज मोहन को फिर से दरबार में बुलाते हैं। 1 महीने बाद महाराज मोहन को फिर से दरबार में बुलाते हैं। कैसे हो मोहन, और अब तुम्हारे घर की हालात कैसे हैं? महाराज, आपने जो 100 सोने के सिक्के दिए थे उनसे अब घर में खाने की कोई कमी नहीं है। और इसी वजह से अब मेरी पत्नी भी मुझसे झगड़ा नहीं करती है। अति उत्तम न्याय मंत्री, आपने एक जरूरतमंद की समस्या को समझा और उचित मदद की। हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए।
मोहन बाजार से अनाज लेकर लौट रहा था कि उसने देखा एक आदमी एक अजीब गाय को बेच रहा था। जो इस गाय को 30 सोने के सिक्कों में खरीदेगा उसका घर धन से भर जाएगा। इस गाय को खरीदने वाला बहुत भाग्यशाली होगा। ये सुनकर मोहन के अंदर लालच आ जाता है। वो तुरंत उस गाय बेचने वाले के पास जाता है। क्या सच में भाई ये गाय मुझे करोड़पति बना सकती है? जी भाई, ये कोई मामूली गाय नहीं है बल्कि एक जादुई गाय है। भाई फिर तू क्यों नहीं बन जाता है करोड़पति? बेच क्यों रहा है इस गाय को? मेरी बात को हल्के में मत लो भाई। जब से ये जादुई गाय मुझे मिली है तब से मैं बहुत ही धनवान बन गया हूँ। महंगी गाड़ियां, महंगा घर, दौलत और शोहरत सब कुछ मिल गया मुझे। चल ठीक है भाई, तुझ पर भरोसा करके मैं इस गाय को खरीद रहा हूं। ये ले तेरे 30 सोने के सिक्के। मोहन ने लालच में आकर 30 सिक्के देकर गाय खरीद ली। घर पहुंचते ही सीमा फिर नाराज हो गई। तुम पागल हो गए हो? 30 सिक्कों में ये गाय लाए हो? इसे हम खिलाएंगे क्या? यहाँ खुद के खाने के लिए ही राशन नहीं है। मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद घास ढूंढ के चर लूंगी। गाय को बोलता देख सबके होश उड़ गए। अरे मोहन, क्या तुमने भी सुना? अभी ये गाय बोल कैसे रही थी? हाँ सीमा, मैं भी ये देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। मुझे लगता वह दुकान वाला सही कह रहा था। ये एक जादुई गाय है। मेरा नाम रूपा है, मैं भी एक इंसान हूँ। जादूगर शून्यक ने मुझे ये गाय का रूप दिया है क्योंकि मैंने उससे विवाह करने से मना कर दिया था। उसकी सारी शक्तियाँ उसकी हिमछड़ी में हैं। अगर उसकी हिमछड़ी तोड़ दी जाए तो फिर उसका अंत हो जाएगा और मैं फिर से इंसान बन जाऊंगी। आपको इस बेचारे की मदद करनी होगी। आपने आज तक मेरी एक भी बात नहीं मानी, लेकिन आज मैं कुछ मांग रही हूँ। लेकिन सीमा, अगर उस जादूगर ने मुझे भी कोई गाय या भैंस बना दिया तो? अरे आप डरिए मत, भगवान आपके साथ है। अरे लेकिन वो जादूगर शून्यक मुझे मिलेगा कहाँ पर? जादूगर शून्यक हिमालय की चोटी पर बनी गुफाओं में रहता है। उसने वहाँ पर कई गांव वालों को भी बंदी बनाकर रखा है। मोहन सीमा की बात मान लेता है और उस गाय के लिए अपनी जान दांव में लगाकर जादूगर शून्यक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर फैली हुई थी और भयंकर ठंडी हवा सीधा सीने पर वार कर रही थी। रास्ते में उसको एक ऋषि मुनि मिलते हैं जो इस कड़ाकेदार ठंड में आग जलाकर हाथ सेंक रहे थे। ठहरो शिष्य, तुम इतनी ठंड में यहाँ क्या करने आए हो? मोहन उनको अपनी पूरी कहानी बयां कर देता है। उस जादूगर की गुफा तो यहाँ से उत्तर दिशा में 1 मील दूर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। एक एक कदम बढ़ाना मोहन के लिए अब एक चुनौती बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद मोहन जादूगर शून्यक की गुफा में पहुंच गया। वो देखता है कि जादूगर शून्यक में एक गांव वाले को बंदी बनाकर रखा है। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। क्या तुम्हें पता है कि जादूगर शून्यक की हिमछड़ी कहाँ पर है? हाँ, जादूगर शून्यक शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रहा है और उसकी जादुई छड़ी भी उसी के पास है। एक काम करना, तुम उसको अपनी बातों में उलझा कर रखना, तब मैं उस हिम छड़ी को तोड़ दूंगा जिससे उसका अंत हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा ही करते हैं। दांव वाला जादूगर शून्यक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित रखता है। मोहन ने दबे पांव जाकर छड़ी पकड़ ली। जादूगर की आंख खुली, वो चिल्लाया, रुक जाओ। लेकिन मोहन ने पूरी ताकत लगाकर छड़ी को अपने घुटने पर मारकर तोड़ दिया। छड़ी के टूटते ही जादूगर जलकर राख हो गया। उधर जादूगर के मरते ही गाय अचानक एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। अरे वाह, मैं फिर से इंसानी रूप में आ गई।
लगता है उन्होंने जादूगर शून्य का अंत कर दिया है। मोहन जब वापस लौटा तो सारा मौसम साफ हो चुका था। सीमा, मैंने उस जादूगर की छड़ी को तोड़ दिया था, जिससे वो जलकर राख में बदल गया। तभी रूपा उसके सामने आ जाती है। अरे, ये लड़की कौन है? मैं वही लड़की हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले तक एक गाय थी। हाँ, आपने उस जादूगर का अंत करके मुझे उसके श्राप से मुक्त कर दिया। मैं आप लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये लीजिए, मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। कहते हुए वो लड़की मोहन को एक सोने के सिक्कों से भरा बक्सा देती है। अरे रहने दीजिए, इन सोने के सिक्कों का भला हम क्या करेंगे? मैं जानती हूँ कि इस भयानक ठंड ने आप लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इन सिक्कों से आप लोग एक नया जीवन शुरू कीजिए। उन सोने के सिक्कों से मोहन एक नया और आलीशान घर बनवाता है और एक नया जीवन शुरू करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मैजिकल टून टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।